नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारत का अहित सोचने वाले, भारत को निकृष्ट सोचने वाले, भारत को विजय करना, भारत में दारुल इस्लाम लाना और भारत में गजबाए हिंद करना, ऐसा विचार रखने के उद्देश्य से बना पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। और ये उद्देश्य था, मैं बारंबार कह चुका हूं कि उनका उद्देश्य था कि वो हिंदुस्तान पर कैसे कब्जा करेंगे, पाकिस्तान में अपनी आर्मी बनाएंगे और हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे। जैसे आक्रांताओं ने भारत को फतेह किया, जैसे विदेशी अंग्रेजों ने भारत को फतेह किया, वैसे ही उनका विचार था कि वो जब पाकिस्तान बनाएंगे तो पाकिस्तान में बैठकर वो हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे। ऐसी आशा रखने वाले पाकिस्तान आज कंगाल हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अपने कुछ मित्र, इस्लामिक मित्र मानता था, जैसे वो सऊदी अरबिया को अपना इस्लामिक मित्र मानता था। और पीछे हमने ये भी देखा कि वो कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया को भी अपना बहुत अच्छा मित्र मानता था। इन दो देशों ने, और तीसरा टर्की, इन तीन देशों ने पाकिस्तान का अंत तक साथ दिया। पाकिस्तान को ऐसी उम्मीद थी कि वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भारत को बदनाम करेंगे और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन उसका साथ देंगी और साथ देते हुए भारत को बर्बाद कर देंगे और बाद में पाकिस्तान उन पर कब्जा कर लेगा। अंदर डिस्टर्ब करने के लिए गजबाए हिंद का फार्मूला और अंदर डिस्टर्ब करने के लिए दारुल इस्लाम बनाने के लिए भारत में डिस्टर्ब करना, ऐसे उद्देश्य से चलाए गए तमाम तरह के आंदोलन, तमाम तरह के युद्ध और तमाम तरह के घुसपैठ भारत लगातार नाकाम करता आया। कोई आज से नहीं, वो 47 की लड़ाई में हम भले ही चूक गए हों, लेकिन 65 की लड़ाई से लेकर और अभी तक जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे प्रत्यक्ष हुई हों, चाहे परोक्ष हुई हों, चाहे अप्रत्यक्ष हुई हों, सभी लड़ाइयों में भारत ने विजय प्राप्त की। हाँ, भारत का नुकसान जरूर वो करते रहे हैं। कभी मुंबई बम विस्फोट किए, तो कभी पुलवामा किया, तो कभी उरी किया, तो कभी दिल्ली में विस्फोट किए, तो कभी जामा मस्जिद पर विस्फोट किए, तो कभी अलग अलग स्थानों को पीड़ा दी। ऐसा करता रहा पाकिस्तान। आज पाकिस्तान भीख मांगने की भी स्थिति में नहीं है। ऐसी सूचना पाकर आप सभी भारतीय गर्वान्वित तो महसूस करेंगे ही। केवल भारतीयों में वो भारतीय गर्वान्वित महसूस नहीं करेंगे जो अपने आप को भारतीय नहीं कहते, जो अपने माँ बाप को अरब में ढूंढते हैं, मक्का मदीना में ढूंढते हैं, पाकिस्तान को अपना बाप मानते हैं। ऐसे लोगों को जरूर कष्ट होने वाला है। लेकिन भारतवर्ष में पैदा हुआ एक भी व्यक्ति जिसको ये लगता है कि वो भारतीय है और भारत भूमि उसकी मातृभूमि है, वंदे मातरम उसका नारा है, उस व्यक्ति को बड़ा गर्व महसूस होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में पहले तो सऊदी अरबिया ने उनको आंख दिखाई, और सऊदी अरबिया ने कुछ इस प्रकार की आंख दिखाई कि सऊदी अरबिया ने कहा तत्काल $3 अरब का पैसा मुझे वापस करो। पाकिस्तान लगातार गुहार लगाता गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का वहाँ जाना हुआ, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का वहाँ जाना हुआ, लेकिन वहाँ के जो शासक वर्ग है, जो सुल्तान है, उनने इनसे मिलने से भी मना कर दिया। और साथ में हर बार उन्होंने संदेश दिया कि आप कम से कम मेरा $3 अरब तत्काल वापस करें और बाकी का $3 अरब आपको अभी वापस करना पड़ेगा। पाकिस्तान को नॉन नेगोशिएबल स्थिति में चाइना के कदम चूमने पड़े और चाइना ने शर्त रख दी। चाइना की शर्त कुछ इस प्रकार की थी कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रोविंस बनाए और चाइना को लीज पर दें। ऐसी परिस्थिति आने पर पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध लोग खड़े हो गए। गिलगिट बाल्टिस्तान में विद्रोह हो गया, बलूचिस्तान में विद्रोह पहले से चल रहा था, कराची में बहुत बड़ा विद्रोह हो गया। ये सब चल रहा था पाकिस्तान में। इसी बीच में कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया, जिसको वो मातर मोहम्मद को बहुत अच्छा मित्र मानते थे, उन्होंने कश्मीर पॉलिसी को इंटरनेशनल मंचों पर पाकिस्तान के फेवर में स्टेटमेंट दिए और भारत के विरुद्ध स्टेटमेंट दे रहे थे। उनको अपनी सीट खोनी पड़ी क्योंकि मोदी सरकार ने उनके यहाँ से आने वाला आयात पामोलिव ऑयल बंद कर दिया। और जैसे ही पामोलिव ऑयल बंद कर दिया, जिसका कि उनकी इकोनॉमी में 38%, उनके एक्सपोर्ट में 38% का योगदान था, तो आप सोच सकते हैं कि वो देश किस स्थिति में पहुंचा हो गया। उस पार्टी ने भी उनको बाहर निकाल दिया। सरकार ने तो बाहर निकाला ही, पार्टी ने भी बाहर निकाल दिया। मात्र मोहम्मद अपने घर में बैठे हुए हैं लेकिन सुधरे नहीं। लेकिन सरकार वहां की लगातार प्रयास कर रही है कि भारत के साथ किसी प्रकार अच्छे संबंध हो जाएं, किंतु भारत ये जानता है कि जहां पर आपने गलत बात एक बार शुरू कर दी है तो हम आपको लिफ्ट देने वाले नहीं। वो करने के लिए कुआलालंपुर सब कुछ करने का प्रयास कर रहा है। पूरी मदद, भारत के बिना कहे पूरी मदद करने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान को कहां पर नीचा दिखा सकता है, इसके लिए वो अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है।
कैसे कैसे शक्ति लगा रहा है। एक उसका बिल्कुल एकदम लेटेस्ट इलस्ट्रेशन, जिसमें शुक्रवार का दिन, मैं शुक्रवार जानबूझकर कह रहा हूं, वो नमाज का दिन होता है, वो जुमे का दिन होता है, जिसको पाकिस्तान ये मान के चलता है क्रिकेट मैच भी अगर वो खेलता है तो कहता है जुमे के दिन अगर पड़ेगा तो भारत को हम हरा लेंगे। जुमे के दिन पाकिस्तान के एक जहाज बोइंग 777 जो PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज का जहाज है, कुआलालंपुर से पाकिस्तान आ रहा था। कुआलालंपुर की सरकार ने, वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको रोक लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोकने के बाद उसमें यात्री सवार थे, उसमें चालक दल सवार था, सबको नीचे उतार दिया और जहाज को जब्त कर लिया। जब जहाज को जब्त किया गया तो पाकिस्तान के एम्बेसीज, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के एयरवेज के जो स्टाफ हैं या जो मिनिस्ट्री है, सबको एकदम भौचक्का सा हो गए, सब भौचक्के हो गए, सबको एक शॉक लगा। कैसा शॉक? शॉक ऐसा कि क्या कुआलालंपुर भी ऐसा कर सकता है, क्या मलेशिया ऐसा कर सकता है? मलेशिया तो हमारा तथाकथित मित्र था, जैसे सऊदी अरेबिया हमारा बहुत अच्छा मित्र था, वो भटक गया तो क्या हुआ, मलेशिया हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। मलेशिया ने उनको कहा कि साथ छोड़ना तो दूर, हम तुम्हारे एयरवेज, आपकी जो एयरलाइंस है उसको भी जब्त कर लेंगे। उन्होंने उसको जब्त कर लिया। कारण जब्त करने का क्या था? भारतीय लोगों की एक कंपनी जो सऊदी अरेबिया में है, जो दुबई में है, उस कंपनी से, वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, बोइंग खरीदती है और लीज पर सरकारों को देती है। सरकारी एयरलाइंस या प्राइवेट एयरलाइंस जो भी उससे लीज पर लेने जाए वो उसकी ओनरशिप रखते हैं, वो उनको लीज पर देते हैं, लीज पर देकर उनसे वो उसकी वसूली करते हैं। उस कंपनी में मोस्टली भारतीय हैं, उसका मैनेजमेंट भारतीयों का है। अब पाकिस्तान तो पहले से कंगाल है, उसके बाद पैसे तो है नहीं कि वो भरपाई कर सके। अब चूंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, वो भरपाई नहीं कर सकता, इसलिए लीज के पैसे जो उसको किस्तें देनी थी लोन की, वो नहीं दे पाया बोइंग को। उस कंपनी को पैसे न देने की वजह से वो डिफॉल्टर हो गया। वो डिफॉल्टर हो गया तो कंपनी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया और कंपनी ने कहा कि जहां कहीं भी संसार में ये बोइंग हमारे दो जो इन्होंने किराए पर ले रखे हैं, जहां कहीं भी हो, उनको वहीं जब्त कर लिया जाए। जब तक पाकिस्तान उसका पेमेंट नहीं करेगा तब तक उसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा इंटरनेशनली इन पर नए केसेस चलाए जाने चाहिए ताकि हमारा भुगतान कर सकें। अब वो उस प्लेन उस समय मलेशिया में था, तो मलेशिया सरकार को उन्होंने आग्रह किया और मलेशिया सरकार से कहा कि भाई ये प्लेन जो है यहीं पर जब्त कर लिया जाए। पाकिस्तान चला गया तो दोबारा उड़ाएंगे नहीं, इंटरनल जहाज़ों में उड़ाएंगे और इनके खिलाफ हमारा लोन नोटिस जा चुका है, ये पैसा नहीं भर रहे हैं, इसलिए इनके जहाज को वहीं जब्त कर लिया जाए और कंपनी को हैंडओवर कर दिया जाए। मलेशिया सरकार को एक अवसर मिला कि वो मोदी को कैसे खुश करें, क्योंकि मोदी ने उनको बर्बाद करके रखा है। हम सब जान रहे हैं कि जिन जिन देशों ने भारत के विरुद्ध आज की तारीख में आंख उठाई, चाहे वो सऊदी अरेबिया रहा हो, चाहे वो तुर्की रहा हो या फिर वो मलेशिया रहा हो, मोदी ने किसी को भी नहीं छोड़ा। कल की ही बात है कि तुर्की ने भी यूएस से माफी, एक इनडायरेक्ट माफी मांगी है और कहा है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं S-400 के मामले में। इधर मलेशिया लगातार हमसे माफी मांग चुका है। माताहर मोहम्मद से कहा गया कि आप माफी मांगे, उस आदमी ने माफी मांगने से मना कर दिया। भारत सरकार ने उनका इंपोर्ट बहुत माइन्यूट शुरू किया है, चूंकि माफियां उन्होंने सरकार ने मांग ली हैं इसलिए माइन्यूटली शुरू किया है, लेकिन पूरा व्यापार उनका नहीं खोला। तो मलेशिया अगर अपने आप को सस्टेन करना चाहता है तो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट उनका पामोलिव ऑयल का है और पामोलिव ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर भारत है। भारत सरकार ने कहा कि एडिबल ऑयल जो पामोलिव ऑयल है ये भारत में सेहत के लिए हानिकारक है। ठेले के चाट वाले ये सब पामोलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और ये भारत के लोगों को बीमार कर रहा है, इसलिए पामोलिव ऑयल की भारत में मिक्सिंग नहीं की जा सकती जो वनस्पति ऑयल है उसमें। यानी कि मलेशिया पैदल होता चला गया, इकोनॉमी बिगड़ती चली गई और इकोनॉमी कुछ इस प्रकार की बिगड़ी कि उनके संभालते नहीं बन रही। इसलिए भारत को कैसे खुश करें, भारत के लोगों को कैसे खुश करें, भारत को खुश करने का सबसे सुलभ साधन आज की तारीख में संसार में है कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ, पाकिस्तान के प्रति कुछ कर दीजिए या चीन के प्रति कुछ कर दीजिए तो भारत खुश हो जाता है।
मोदी जी खुश होते हैं कि आपने उनके खिलाफ कुछ किया, मेरे करने के बगैर आपने किया। आप देख रहे होंगे फ्रांस क्या कर रहा है, आप देख रहे होंगे जर्मनी क्या कर रहा है, आप देख रहे होंगे ब्रिटेन और फ्रांस भी आज की तारीख में, और रशिया तो हमारा था ही था, अमेरिका भी लाइन पर खड़ा है, और लगातार स्टेटमेंट देने वाला कनाडा भी कोशिश कर रहा है कि वो क्वाड्रिलेटरल में पार्टिसिपेट कर सके। नहीं कर पा रहा है, वो अपने सिख वोट बैंक देख रहा है, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश उनकी रहती है कि वो भारत के साथ अच्छा कर लें। वो पब्लिक स्टेटमेंट दे देते हैं, इस वजह से भारत उनको लिफ्ट नहीं देता। लेकिन कुआलालंपुर वाली घटना ने ये सिद्ध कर दिया है कि अब मलेशिया भारत के साथ चलने के लिए तैयारी कर रहा है, और वो कोशिश कर रहा है। पहले तो उसने मुंह से माफी मांगी, लेकिन अब उसने कृत्यों से माफी मांगी, और पाकिस्तान के जहाज को वहां जब्त कर लिया, वो भी जुमे के दिन, शुक्रवार के दिन। बधाई हो मोदी जी, बधाई हो भारतवर्ष कि आपका प्रभाव कुछ इस प्रकार का संसार में फैल रहा है कि बाइडेन की जो नई मिनिस्ट्री बन रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को पार्टिसिपेट हों, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को स्थान दें, भारतीय लोगों को स्थान दें। ऐसा बाइडेन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली चाइना को अगर उनको काउंटर करना है तो बिना भारत के वो नहीं कर सकते, इसलिए वो भारत का साथ हर हालत में मांग रहे हैं। आप देखकर इसका प्रमाण यह भी देखने को लगता है कि ईरान पर सभी प्रकार के प्रतिबंध लगाने के बावजूद भारत ने जब ईरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो यूएस ने उनको आधी बात नहीं कही। रशिया के S-400 खरीदने के लिए आप अभी अभी देख रहे हैं कि टर्की ने खरीदा था, तो टर्की पर उन्होंने बैन लगाया, टर्की को माफी मांगनी पड़ी, दोबारा नेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां भारत ने खरीदा तो भी बाइडेन की मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, या जो वहां थिंक टैंक बैठे हैं उन्होंने वायरल करना शुरू किया, भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। भारत सरकार ने तुरंत कहा कि हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी हमारी है, डिफेंस हमारी है, इसलिए कोई भी देश हमारे में इंटरवेंशन नहीं कर सकता। अगर किसी देश को हमसे समस्या है तो हमसे दूर जा सकता है। ऐसा भारत सरकार ने जैसे ही कहा, दूसरे दिन अमेरिका का उस पर क्लैरिफिकेशन आया और उन्होंने कहा भारत हमारा मित्र है और मित्र देशों पर कोई पाबंदी नहीं है। आप देख सकते हैं कि मोदी जी से मित्रता करने के लिए संसार कैसे परेशान है, और पाकिस्तान किस प्रकार कंगाल और मोर कंगाल होता चला जा रहा है, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अभी मैं उनको आह्वान करता हूं कि आपने जो परतंत्र या जो विदेशी संप्रदाय एडॉप्ट कर लिया है, आपने आक्रांताओं का संप्रदाय एडॉप्ट कर लिया है, आपने आक्रांताओं के धर्म के कृत्यों को, दुष्कृत्यों को एडॉप्ट कर लिया है, छोड़िए और वापस आइए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान आपका स्वागत करेगा। बस एक ही शर्त हिंदुस्तान की हो सकती है कि आपको भारत की प्राचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कारों को स्वीकार करना पड़ेगा, और आपको पाकिस्तान के नाम से जो आप संस्कार, अरेबियन संस्कारों को अपना संस्कार मान बैठे हैं, अरेबियन लोगों को अपना बाप मान बैठे हैं, अरब में अपने पूर्वज ढूंढ रहे हैं, उनको ढूंढना बंद करिए। राम के वंशज हो तो राम को फॉलो करना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। जैसे दुर्योधन ने सारे संसार के दुष्टों को इकट्ठा किया था, जैसे रावण ने सब राक्षसों को इकट्ठा किया था, वैसे ही हिंदू समाज से भी आपने ये धर्म परिवर्तन करके उस रावण और राक्षसी सेना में अपने आप को शामिल किया है। राम तुम्हारा विनाश जरूर कर देंगे, इसलिए अभी समय है। जैसे विभीषण लौट आया था, जैसे महाभारत में कुणाल लौट आया था उस सेना से, कौरवों की सेना से, और इधर आ गया था, वैसे ही आप अभी आ सकते हैं। अभी आपके पास अवसर है और आप इस अवसर का लाभ उठाएं। भारत का हिंदू समाज बहुत सहिष्णु है, सबको स्वीकार कर लेता है, सबको माफ़ी देता है। माफ़ी मांगिए और आइए। अपने लोगों को क्यों मरने को छोड़ रहे हैं, क्यों बर्बादी के कगार पर छोड़ दिया है, क्यों भूखों मर रहे हैं? ऐसा न करें। आपको संसार साथ देने वाला नहीं है। अगर आपका कोई भला कर सकता है तो आपका बड़ा भाई भारत ही कर सकता है। आपके भटके हुए लोगों को अगर कोई सही राह दिखा सकता है तो वही प्राचीन सांस्कृतिक सनातनी संस्कृति दिला सकती है। इसलिए वापस आइए, आपका स्वागत करता हूँ। ये न्यूज़ सुनकर ऐसा लगा कि राम राज्य की तरफ भारत जा रहा है। धन्यवाद।